तो जैसा कि हमने पढ़ा पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होता है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हमने शुरू कर रखा है। 10 क्लास का हम सीरीज लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने शुरू कर रखा है। तो 10 का इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा। और उसके बाद अब आज क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा इस चैप्टर को शुरुआत में ही हमने देखा था कि चार्ज कोई एक फैक्टर था। उसके बाद चार्ज बना कैसे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, चार्ज बन गया। चार्ज बनने के बाद जब ये चार्ज फ्लो करने लगा तो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आ गया, ये इलेक्ट्रिक करंट का। फिर कहा गया कि इलेक्ट्रिक करंट कहीं फ्लो करता है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो उसको हमने कह दिया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हुआ। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में कहा गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में कहा गया कि ये वर्क है। चार्ज अगर एक वर्क कर रहा है तो चार्ज के वर्क को हम पोटेंशियल कह देंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी प्राइमरी फैक्टर है पोटेंशियल डिफरेंस होना। जब तक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, विभवांतर नहीं होगा, विभव का अंतर नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। सबसे मेन थिंग्स होना जरूरी यह है कि सर्किट में दो पॉइंट के बीच, दो बिंदु के बीच विभवांतर हो। बिना विभवांतर का करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। फिर इसके बाद आता है कि रजिस्टर्स के पहले और क्या देखा हमने, तो ओम्स लॉ हमने देखा। ओम्स लॉ में देखा आई भी और आर के बीच क्या रिलेशन है, यह हमने देखा कि V इक्वल टू आई आर आया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो V इक्वल टू आई आर में R एक फैक्टर है जिससे कंट्रोल होता है I और V का रिलेशन। अगर हम R के वैल्यू को कम और ज़्यादा करेंगे तो I का वैल्यू कम ज़्यादा हो सकता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि घर में अगर हमने सर्किट रखा है बना करके तो बल्ब को कैसे जोड़ा जाता है, घर में कैसे बल्ब जुड़े होते हैं और उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, किस तरह से जोड़ेंगे रजिस्टर को कि हमारा प्रतिरोध कम या ज़्यादा मिले। कम और ज़्यादा रजिस्टर की जोड़ने की आवश्यकता होती है सर्किट में, हमारे उपयोग के अनुसार ऐसा किया जाता है। तो हम देखेंगे दो तरह से कॉम्बिनेशन किया जाता है रजिस्टर्स का। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें क्या मिलेगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समानांतर क्रम सम्मोहन और श्रेणी क्रम सम्मोहन। ये हमारे पास श्रेणी क्रम सम्मोहन है और ये समानांतर क्रम सम्मोहन है, समानांतर क्रम सम्मोहन। तो श्रेणी क्रम सम्मोहन और समानांतर क्रम सम्मोहन में फिगर बना लेते हैं और आसानी से पढ़ लेते हैं इसको दोनों दो पार्ट में। सीरीज में देखते हैं, सीरीज में क्या होगा, ये जो प्रतिरोध है वो इस तरह से कंबाइन होगा जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएंगे। भी पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, R1, R2, R3, 3 प्रतिरोध होगा, रजिस्टर्स होंगे। तो ये रजिस्टेंस लगाने के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाने के बाद सर्किट में आई करंट फ्लो करेगा। तो हम लिख देंगे लैंग्वेज में, लेट अस कंसीडर R1, R2, R3 are the R1, R2 and R3 are the resistors are connected in series as shown in figure। यानी हिंदी में लिखेंगे R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बस इतनी सी बात। I धारा है, V वोल्टेज है, विभव है या विभवांतर है जो हमने प्रोवाइड करवा रखा है, सप्लाई हमने किया है सर्किट को, ये लैंग्वेज लिख देंगे। उसके बाद मेन फैक्टर क्या है इसमें कि जैसे ही यहाँ भी सप्लाई करेंगे ये I जाएगा, तो I तीनों में जाना चाहिए या अलग अलग, तीनों में जाएगा सेम। क्यों, क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है,
एक दूसरे से अटैच है, कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच मतलब एक पॉइंट से कई पार्ट निकलेगा तो ब्रांच कहलाएगा। तो अगर 3 ब्रांच होता तो I1 I2 I3 हम कह देते, लेकिन यहाँ I करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, अलग अलग इसमें विभवांतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि टोटल भी है और एक जंक्शन आप देख रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पॉइंट बन रहा है। तो हम कहेंगे कि R1 के लिए V1 और R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 विभवांतर है हमारे पास। तो क्या मिलेगा हमारे पास? हम इसमें लिख देंगे ओम्स लॉ के अनुसार। कुछ लैंग्वेज और अगर हम लिखना चाहें तो V1 V2 V3 तीन विभवांतर है, R1 R2 R3 के लिए। हो गया। फिर इसके बाद मेन चीज जो है लिखना इसमें, तो ये हमारा लैंग्वेज होगा। हिंदी में अगर हम इसको लिखना चाहें तो R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। I इस सर्किट से बहने वाली धारा है, V1 V2 V3 तीन विभवांतर हमने नाम लिखा है, तो V1 V2 V3 R1 R2 R3 का विभवांतर है। इसके बाद देखिए एक चीज इसमें इतना ही गौर करना है कि जो बट रहा है, तो बट क्या रहा है, तो V 3 पार्ट में बट जा रहा है, तो उसको लिख दीजिए और फिर V1 V2 V3 का वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, क्या लिखेंगे, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बस इतना ही काम है। इसको समीकरण एक नाम दे सकते हैं। और क्या है हमारे पास, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर लिख देंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ तो हम पढ़ चुके, इसीलिए ओम्स लॉ से ओम्स लॉ का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हो जाएगा V1 इज इक्वल टू I सबके लिए है, कॉमन है, तो I R1, V2 इज इक्वल टू I R2 और V3 इज इक्वल टू I R3। इसको एक समीकरण बना दीजिए 2। अब इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, काम खत्म, इतना ही करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन यानी समीकरण 1 और 2 से 1 एंड 2 क्या मिलेगा, या V इज इक्वल टू I R1 I R2 I R3। देखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि भी 3 पार्ट में बढ़ जा रहा है, उसको एक समीकरण बना दीजिए और फिर सबका वैल्यू रख दीजिए। फिजिक्स यहाँ से आसान हो गया, वैल्यू रख दिए तो मैथ हो गया, जोड़ घटाव गुना भागा कर देना है और एक रिजल्ट आ जाएगा। फिर से यहाँ पर V इक्वल टू आई आर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख देंगे आई आर, इसको लिख सकते हैं, तो हमारे पास कॉमन हो जाएगा R1 R2 R3, ये कॉमन मिल गया हमारे पास। अब इसको हम काट देंगे तो देखिएगा कि R इज इक्वल टू क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रेजिस्टेंस आया किस कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज के लिए। अब इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज के बाद श्रेणी क्रम समूहन के बाद समानांतर क्रम समूहन आएगा। समानांतर क्रम समूहन में देखेंगे हम कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है जो इस तरह से जुटा रहेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास तीन प्रतिरोध है R1 R2 R3। अब ये समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था, एक दूसरे से अटैच थे, समानांतर क्रम में अटैच रहेंगे इस तरह से। इस तरह से मतलब ब्रांच निकला हुआ है इसमें। समानांतर रेखा किसको कहते हैं, ये समानांतर रेखा है, तो ये समानांतर क्रम समूहन हो गया। तो समानांतर क्रम समूहन में जो बटने वाला है उसको आप लिख दीजिए जोड़ करके एक जगह, जैसे आप यहाँ पर V1 V2 V3 बटा था उस तरह से यहाँ देखिएगा धारा जो है 3 पार्ट में बट जा रहा है। नाम दे दिया I1, नाम दिया I2 और इसका नाम I3। भी सभी के लिए सेम होगा क्योंकि 2 ही पॉइंट है, 2 ही पॉइंट पे सभी जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से जुड़े थे, पॉइंट अलग अलग बन जा रहा था। यहाँ पर सभी के लिए भी होगा, जितने भी रजिस्टर्स हैं सभी का विभवांतर भी है क्योंकि सभी एक ही पॉइंट पे जुड़े गए हैं। तो हम लिख देंगे कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है जो समानांतर क्रम में जुड़े गए हैं। लेट अस कंसीडर R1 R2 and R3 are the
रजिस्टर्स कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। I1 I2 I3 धारा है जो I से मिलकर के बना है, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो बटा है उसको लिख लेना है, यानी जो डिवाइड हुआ है अलग अलग पार्ट में हो गया उसको लिख लीजिए, और फिर जो वैल्यू आया ओम्स लॉ से I1 I2 I3 का रख दीजिए, काम हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू I इक्वल टू आएगा IR, और क्या आएगा I1 इज इक्वल टू V बाई, उल्टा हमने लिखा है ना, I इज इक्वल टू V बाई R, और I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, और I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ये तीन मिला। अब ये इसको हम एक बना सकते हैं समीकरण 1, और इस सबको समीकरण 2 बना सकते हैं, या फिर आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऐसे करके लिख सकते हैं कि I1 I2 I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हिंदी में लिखिए अंग्रेजी में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, जानबूझ करके मैंने ऐसे लिखा है समीकरण 1 को, यहाँ 1 और 2 से ऐसे लिखिए चाहे फिर ऐसे लिखिए, जानबूझ के 2 पार्ट में हमने अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है। आपका लैंग्वेज अपना हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, आप समझ जाइए बात को, वो ज़्यादा बेटर है। लैंग्वेज याद करना नहीं है किसी का, मेरा ही लैंग्वेज आप याद मत कीजिए, लैंग्वेज आप खुद क्रिएट कीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं किसी टीचर का लैंग्वेज है उसको हम याद कर लिए, ऐसा नहीं करना है, समझ लेना है और अपने शब्दों में उतर देना है और अपने तरह से समझना है उन चीज़ों को। हम जैसे किसी चीज़ को समझते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि आप वैसे समझ सकते हो, कोई और स्टूडेंट जैसे समझ रहा है कोई ज़रूरी नहीं कि आप वैसे समझेंगे। समझने का सबका अलग अलग तरीका होता है, जो जिस रूप में समझ सकता है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी एक चीज़ को याद करना नहीं चाहिए कि हाँ ये तरीका है हम वैसे ही याद करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो कुछ उसमें नया सोचने की कोशिश करो, कुछ अलग तरीके से लिखने की कोशिश करो। नहीं आता है रिजल्ट कोई बात नहीं, इनोवेशन तो होगा, आपका एक कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप होगा, तो कुछ करना चाहिए अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश। हर चीज़ को, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपका एक माइंडसेट बनेगा कि हर चीज़ को आप अपनी तरह से समझने की कोशिश करोगे, ये एक फ़ायदा होता है उससे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1 ऐसे लिख सकते हो, आई भी लगा सकते हो कि आई को आप ही वैल्यू में रख रहे हैं, तो हमारे पास देखिएगा क्या आएगा, V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3। बस इतना ही करना है, यहाँ ओम्स लॉ से जो आया है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि ये रिलेशन हमारे पास है ओम्स के अनुसार। तो जो कॉमन वॉमन होने वाला है उसको कॉमन वॉमन कर दीजिए और बाकी को काट बांट दीजिए जहाँ पर जो ज़रूरत है उसके अनुसार। आसान है, बेसिक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन अब है ये चैप्टर में पढ़ना है, इसको पढ़ लेंगे R1 R2 R3। और है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब रेजिस्टेंस को हम कैसे जोड़ें घर में कैसे जोड़ा होता है। देखिए दोनों का अलग अलग बेनिफिट है, और कुल मिलाकर के अगर बेनिफिट कहा जाए क्योंकि चूंकि है क्या कि रेजिस्टेंस एक निगेटिव चीज़ है, यानी आप जो करंट फ्लो करवा रहे हो, जो पावर सप्लाई कर रहे हो, उस पावर सप्लाई को वो खा रहा है, यानी कम कर रहा है। जैसे आप मोशन में हो, और ये भी नहीं कह सकते मोशन में हो तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो मुश्किल हो जाएगा। फ्रिक्शन भी ज़रूरत है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है फ्रिक्शन का वहाँ ना रुकना है तो फ्रिक्शन की ज़रूरत है, तो ठीक है ब्रेक ज़रूरत है। लेकिन अब रुकना नहीं है और वो फ्रिक्शन वाला काम कर रहा है, चैन में घर्षण हो रहा है, फ्रीव्हील में घर्षण हो रहा है, तो हमारा नुकसान कर रहा है। तो ये जगह जगह पे रेजिस्टेंस का कहीं बेनिफिट भी है कहीं नुकसान भी है। जैसे रूम गर्म करना है, रेजिस्टेंस नहीं होता, कैसे रूम गर्म होता? कोई भी अगर आप ऑपरेटर्स लगाए हो तो वहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो कहीं पर उसका बेनिफिट है, वो काम ही इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा है।
प्रतिरोध ज़्यादा है तो गर्म ज़्यादा होगा। तो कहीं पर रूम हीटर लगाए हैं आप तो गर्म हो रहा है तो ठीक है, बेनिफिट, क्योंकि काम ही आप ले रहे हो ऐसे। लेकिन अब फैन गर्म हो रहा है तो फैन के गर्म होने में जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और फैन जो गर्म हो रहा है वो पावर बर्बाद हो रहा है, लूज हो रहा है, तो वहाँ पर उसका नेगेटिव इफेक्ट है। तो हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट होता है। प्रतिरोध हम के लिए हम यही कहेंगे कि कहीं पर हमारे फायदे का चीज़ है, कहीं पर ये नुकसान करता है। अब वायर में करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ वो वायर गर्म होने लगे तो नुकसान है। एनर्जी तो कांस्टेंट हो रहा है, वायर में भी फ्लो कर रहा है एनर्जी, तो एनर्जी बर्बाद नहीं हो रहा, लेकिन उस फॉर्म में जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट वाला एनर्जी बर्बाद हो रहा है, हीट एनर्जी में बदल जा रहा है। तो हीट एनर्जी में बदला तो एनर्जी एक तरह से यूनिवर्स में बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए तो बर्बाद हो गया। जैसे पानी, मान लिया कहा जाता है कि पानी हम गिरा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है पानी, तो उसको बर्बाद कह दिया जाता है, गंदा हो रहा है पानी, बर्बाद किया जाता है। इसलिए क्योंकि जो स्वच्छ जल है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है कि बाद में प्रेसिपिटेशन हमारे पास फिर से आएगा, प्रेसिपिटेशन होगा, फिर से हमारे पास रिटर्न आ जाएगा, वेपर बन के ऊपर जाएगा, फिर लौट आएगा, लेकिन जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में नहीं मिलेगा ना, इसलिए कहा जाता है कि पानी बर्बाद हो रहा है। तो प्रतिरोध का दो कॉम्बिनेशन हमारे पास आया। एक कॉम्बिनेशन आया कि सबको जोड़ देना है सीधा सीधा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है, एक के बाद एक जुड़ा हुआ अगर है, जैसे सीरीज बल्ब होता है, एक के बाद एक जोड़ा हुआ होता है, और लास्ट छोर जो होगा ना वो एक टर्मिनल होगा और पहला छोर जो होगा वो एक टर्मिनल होगा। यहाँ पर एक तार ऐसे निकला, यहाँ बल्ब लग गया, फिर इससे निकला, फिर इससे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसको आपने प्लस जोड़ दिया, इसको आप माइनस जोड़ दिए, यानी एक तार यहाँ से चले आएगा यहाँ, यानी बहुत सारा तार की जरूरत नहीं है, इसमें तार कम लगेगा लेकिन प्रतिरोध इसका ज़्यादा होगा। तो घर में जो जोड़ा होता है उसमें प्रतिरोध की ज़्यादा जरूरत है नहीं, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो घर का जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब ना दो तार जाता है, जहां भी जाता है दो तार जाता है, नहीं तो एक ही तार हो जाता, एक से एक बल्ब जुड़ते चले जाते, तार कम लगता, लेकिन प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता। जो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो पावर लॉस फिर जाता है। तो पावर लॉस को अगर कम करना है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा चाहिए, समानांतर क्रम समूहन में, जिसमें हर टर्मिनल, यहाँ एक बल्ब अगर ऐसे है तो यहाँ से यहाँ आएगा, दूसरा एक बल्ब है तो इससे फिर यहाँ से एक ऐसे जाएगा इसमें, फिर ऐसे जाकर के फिर ऐसे कनेक्ट होगा एक। तो ये कॉम्बिनेशन अगर है तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ से कैसे जाएगा, फिर इसमें वाले से कैसे जाएगा, तो सबके लिए एक सेपरेट वायर होगा, प्लस के लिए अलग, माइनस के लिए अलग, पूरे बिल्डिंग में ऐसे। तो घर में जो जोड़ा हुआ होता है ना, हाउस होल्ड सर्किट जिसको कहते हैं, उस परिपथ में जो घर में है वहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है समानांतर क्रम समूहन, जिसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कुल मिलाकर के कहा जाए तो हमारे लिए पावर लॉस अगर कम चाहिए तो हम जोड़ेंगे इस फॉर्म में, कौन सा, समानांतर क्रम समूहन में, क्योंकि डिवाइड होकर के जोड़ रहा है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये पार्ट था हमारे लिए। और अगर अब इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दे देगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो, आसान है कॉम्बिनेशन निकालना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, 10 के बच्चों के लिए ये ज़रूरी है जानना। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी आता ही है और आसान है, बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि किस में क्या बट रहा है। इसमें भी बट रहा है, अलग अलग पॉइंट बन रहा है, इसीलिए अलग अलग विभवांतर होगा। यहाँ एक ही पॉइंट से शुरू हुआ है, एक पर अंत हो गया है, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यह हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल पॉइंट है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो फैक्टर हमारे पास, यहाँ भी का बटना और यहाँ आई का बटना, ये चीज़ है, इसको याद रखेंगे तो कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है, उसको कैसे सोल्व किया जाए ये ज़रूरी है जान लेना। आसान है कॉम्बिनेशन निकालना, थोड़ा सा अगर आपका ट्रिक सही है तो आप आसानी से जल्दी से सोल्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो मान लिया जाए कि 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम का रजिस्टर्स है, तो इसको जोड़ा गया है दो कॉम्बिनेशन में, तो उसका क्या आएगा रिजल्ट। मान लिया जाए 10 ओम है, 5 ओम है और 6 ओम है, ये 3 रजिस्टर्स दिए गए हैं, ये सबका वैल्यू हमने
लिख रखा है, ऐसे अगर दिया हुआ है तो ये वैल्यू है और ये सिंबल है। तो दो कॉम्बिनेशन इसका हो सकता है, या तो हम इसको 10 ओम को, 5 ओम को और 6 ओम को इस फॉर्म में जोड़ दिया हमने, या तो इन सभी को हम इस फॉर्म में जोड़ देंगे। तो क्या रिजल्ट क्या आएगा ये जानना है, 10 ओम, 5 ओम और 6 ओम। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, R बराबर जो आया है सो, तो R1, R2 और R3, यानी सीधा सीधा जोड़ देना है तो सीरीज है, और अगर एलसीएम वाला जोड़ है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी 10 + 5 + 6 ये हो जाएगा 21 ओम। अब इसमें जानना है तो ये 1/R वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/10, 1/5 और 1/6, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारे पास 1/R और सबका डिवाइड वाला फॉर्म में R2 R3, जो एन टर्म तक जाएगा सबको जोड़ते जाएंगे। तो आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया, यानी 6 3 9 5 14/30। तो 1/R है इतना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो 30/14 हो जाएगा, यानी 15/7 ओम। तो देखिएगा कि कैसे करीब करीब ये 2 ओम से थोड़ा कम आ रहा है। तो यहाँ पर 10 है, 5 है और 6 है, तो यानी ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप इसमें अगर आप जोड़ते हो ना, प्रतिरोध अगर आप लगाते हो, तो R का वैल्यू टोटल कॉम्बिनेशन में घटता चला जाता है, और अगर जोड़ देंगे तो और घट जाएगा ही, पर यहाँ बढ़ता चला जाता है। ये 2 से भी कम हो गया, यानी इसका जो सबसे कम वाला रजिस्टर्स है उस रजिस्टर के वैल्यू से भी कम आया वैल्यू हमारे पास। ये बेनिफिट है इस कॉम्बिनेशन में। अब एक चीज देखते हैं कि मान लिया जाए कि कोई रजिस्टर्स है, 2 में निकालना है और अब कहे कि 2 सेकंड में आप निकाल दो, 2 प्रतिरोध है 2 सेकंड में निकाल दो। तो एक तो कि ये कॉम्बिनेशन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर है, समानांतर क्रम सम्मोहन में है 5 ओम और 10 ओम का, और ये 10 ओम। तो ये जैसे ही आपके पास ये 5 और 10 इस कॉम्बिनेशन में आता है, आप बड़े खुश हो जाते हो, चलो ये तो फटाफट बन जाएगा, आसान है। पर इस टर्म में को थोड़ा समय लगता है, तो ये भी आसान है। अगर ये सीरीज में निकालना है तो 5 + 10 कर दोगे, यानी टोटल 15 ओम आ जाएगा। लेकिन अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप अगर ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो समय लगेगा। 1/5 करोगे, 1/10 करोगे, क्या आएगा, ये 10 हो गया, यानी 2 + 1 यानी 3/10। ये या उल्टा करोगे आप, R निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 10/3 हो जाएगा। ये टर्म हमारे पास आएगा। अब आसान तरीका इसका क्या है, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ही वो आता है। करना क्या है कि ये दोनों टर्म को, यानी 10 और 5 जो है, ये दोनों को आप पहले गुना कर दीजिए और उसके बाद फिर भागा कर दीजिए, गुना, इसको गुना कर दीजिए और जोड़ के भागा कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। क्या करना है, ये दोनों को गुना कर देना है, तो 10 × 5 और 10 + 5, तो कितना हो गया 50, और 50/15 हो गया। क्या आएगा हमारे पास 10 और 3, 5 से भागा दे देंगे। ऐसे ही अगर और थोड़ा सा टिपिकल हो बनाना, 17 है, 13 है, ऐसे अगर निकालना हो तब कैसे हम करें। 17 ओम है और 3 ओम है, तो कैसे निकाले इसको तेजी से, जल्दी से, 2 सेकंड में कैसे निकाले। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को गुना कर देना है, तो 17 × 3 = 51 और 17 × 3 = 20, बस बन गया। अब 17 + 3 आप करते हो ना सीरीज में, तो 20 ओम आता है। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तब 17 ओम और 3 ओम। लेकिन अगर ये पैरेलल में है तब कैसे निकाले तेजी से, 17 ओम और 3 ओम का। तो ये तरीका है, ये दोनों को आप ऐसे गुना कर दो और जोड़ करके भाग दे दो। और अगर फॉर्मूला भी लगाओगे, टेस्ट कर लो, चेक कर लो क्या आएगा। 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 मिला क्या इसमें, 1/R बराबर 1/17 + 1/3। आप एलसीएम ले लो, तो 17 × 3 = 51 हो गया।
और ये हो गया, हाँ 17 तिया 51 और 17 प्लस 3 यानी 20/51। अब उल्टा कर दोगे, r निकालोगे तो 51/20 होगा। तो ऐसे सेम है, आप मात्र 2 सेकेंड में ऐसे निकाल लीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए और फिर जोड़ करके भाग दे दीजिए, बस इतना ही करना है अगर 2 है तब। तो ये ट्रिक है हमारा। देखिए ट्रिक भी क्या है यार, ये फॉर्मूला से ही तो आता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। और जो जल्दी बन जाए ना वही ट्रिक है, जैसे भी आप जल्दी बना दे रहे हो, चाहे वो मैथ है चाहे कोई न्यूमेरिकल्स है, तो वो ट्रिक है समझो तो लेकिन आता है वो सब फॉर्मूला से ही आता है। देखो क्या मिलेगा हमारे पास, r1 r2 का मल्टीप्लीकेशन और r1 प्लस r2, ये 1/r का ना है, तो r बराबर क्या, तो r1 r2 को गुना कर देना है और r1 r2 को जोड़ देना है, यह है फॉर्मूला ही। तो ये फॉर्मूला याद रखे या ना रखे, सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे पास दोनों को गुना कर देना है और फिर जोड़ करके भाग दे देना है, यही हमारा ट्रिक है इसको जानने के लिए। तो वीडियो को छोटा रखते हैं, फिर छोटे पार्ट में एक और अगर हम इसमें देखना चाहें इलेक्ट्रिकल पावर हीट का तो हमारे पास आ जाएगा, ऐसे उसको सेपरेट वीडियो में भी हम रखेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। और इसके पहले अगर हम इसमें, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर नहीं बन पा रहा है तो उसको हम समझाएंगे, एक न्यूमेरिकल्स के लिए हम वीडियो बना देंगे, कॉम्बिनेशन कैसे निकालें उसके लिए, ऐसे वो भी आसानी होता है। अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ये तो आसानी है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी अगर आपको मिलता है, कुछ तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कुछ प्रतिरोध के बारे में हमने बताया है, जिसमें हमने सिमेट्री का भी यूज़ किया है, सिमेट्री से हम बना सकते हैं उसको, और कई मेथड्स हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए। फिर इस चैप्टर में आगे जाएंगे हम, जो 12 तक हम अप्रोच करेंगे इसको, तो किरचॉफ लॉ का भी इसमें यूज है, उसको भी हम देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये सीरीज़ हमारा चल रहा है, हम चाह रहे हैं कि 10 क्लास का पूरा सिलेबस बता दें, पहले छोटे छोटे पार्टों में पढ़ेंगे हम इसको, और फिर हम इसको एक शॉर्ट में डील करेंगे। और सब्सक्राइबर और बढ़ते हैं तो लाइव आएंगे, लाइव आकर के और एक चैप्टर को एक दिन में क्लियर कर देंगे। पूरा चैप्टर होगा हमारा 2-2.5 घंटे का होगा, 10 का बहुत बड़ा सा सिलेबस नहीं है। और उसके बाद 12 के लिए ऐसा ही करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है, चैप्टर वाइज आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़रूरतमंद को भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर आएगा हमारे पास ऊर्जा कैसे बर्बाद होता है, यहाँ पर भी ऊर्जा लॉस होगा ना, जैसे हीटिंग इफेक्ट है पढ़ना, वो जरूरी है। तो हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ेंगे करंट का, और फिर हम चलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, और फिर हम ऑप्टिक्स में चले जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, फिर हम ऑप्टिक्स में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद पहले मैग्नेटिज्म में जाएंगे, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी करंट फ्लो कर रहा है तो हीट तो बन रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट हो गया, जो शॉर्ट में पढ़ना है। और उसके बाद फिर डिटेल में पढ़ना है 12 क्लास में, उसको भी देखते चलेंगे। और वो 12 के लिए हम सेपरेट उसको पढ़ ही रहे हैं, वो अलग एक सीरीज चल रहा है, तो उसको भी देखेंगे। और फिर देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर ऑप्टिक्स का चलेगा, उसमें सारा कुछ देखेंगे, जनरल भाषा में समझेंगे उसको, जनरल लाइफ से रिलेट करते हुए चलेंगे। फिजिक्स आसान है सच में, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो कमेंट्स कीजिए, फिर हम उससे रिलेटेड वीडियो डालेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे बेटर तरीके से। अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।